नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू में अब हम लोग क्लास 7 जो कि हमारे अतीत, इसको कंप्लीट करेंगे। क्लास 6 न्यू प्लस ओल्ड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जा चुका है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पिछले जो सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया हुआ है, वहाँ से उसको रिवाइज कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप एक बुक ही खरीद लें और दबा के रिवीजन करें। यदि आपको नहीं मिल रहा है या अगर आप नहीं ले सकते हैं तो फिर आप पीडीएफ को प्रेफरेंस दें। बाकी क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, पीटी में आपने जलवा देखा, बीपीएससी का मेंस में देखा, तो अगर आप इसमें सही में अगर उतरना चाहते हैं तो अपने कार्यशैली में बदलाव लाएं, सोचने के तरीके को थोड़ा वाइड करें, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी जो है बैचेस लॉन्च कर रही है, इतना 1000, इतना 99, इतना। तो आप समझ रहे हैं किस किस के बारे में बात कर रहे हैं। वेल नोन सब माथा ये लोग आपका जो है ख़राब कर देगा, है ना। ज़मीन पर आपको नहीं रहने देगा। अभी यूपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है, ऐसे ही बहुत सारे बैचेस यूनिकॉर्न कंपनी या वेल नोन लोगों के द्वारा जो चलाए गए थे, उनमें से शायद ही कोई रहा हो। हाँ, होता दरअसल ये है कि लोग वहाँ जाकर फ्री मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, तो इसी के तौर पर वो अपना जो है नाम वाम यूज़ कर लेते हैं। पर एक्चुअल में अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला होगा कैंडिडेट जो कि ये बोले कि हाँ, ये वाला क्लास जो है यहाँ पर मैंने ऑनलाइन लिया था। तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। अब ज़मीनी स्तर पर उतरें, किताब पर आप पढ़ें, प्रैक्टिस करें। बहुत सारी बुक्स जो है आती है उसको फॉलो करें, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन। ये 3000 में बीपीएससी या 4000 में बीपीएससी, ये सब जो है बचें इन सब चीज़ों से। खैर, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन है कि 1000 वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता था, किसके लिए? ऑप्शन है कि गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो। फिर कहता है एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए यह शब्द प्रयुक्त करते थे। तो देखते हैं सही कहता है कौन सा है। तो केवल एक जो है सही है। मध्यकाल में किसी गांव से आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी, फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। किंतु एक ही गांव के रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में कौन से समूह इसमें शामिल थे? ऑप्शन देख लीजिए आप, क्या क्या है। सामंत, सेनापति, सैनिक। तो 1, 2, 3 तीनों ही जो है इसमें शामिल थे। मध्यकाल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें राजपूत प्रमुख थे, जो कि राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से लेकर के 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सवाल है, देखिए क्या कहता है कि मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? बात हो रही है रहट की। ऑप्शन आप देख रहे हैं, सिंचाई के लिए, सूत कताई के लिए, बारूद हथियार बनाने के लिए, मिट्टी सामान बनाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, रहट का जो प्रयोग होता था वो होता था सिंचाई के लिए किया जाता था। किस लिए? सिंचाई के लिए रहट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मिन्हाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में विभिन्न क्षेत्रों से था।
फिर कहता है कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 जो है सत्य है। देखते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नस्तलिक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी जबकि शिकस्त लिपि बाईं से दाईं ओर। नस्तलिक बोल रहा है दायां से बायां और शिकस्त जो है बायां से दायां। फिर कहता है कि फारसी अरबी के जानकारों के लिए नस्तलिक लिपि को पढ़ना आसान नहीं था, जो फारसी के जानकार थे। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक जो है सत्य है। क्या? कि नस्तलिक जो है दाईं से बाईं लिखी जाती थी जबकि शिकस्त जो है लिपि बाईं से दाईं ओर। क्या कहता है कि नस्तलिक लिपि बाईं ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते थे। फारसी अरबी के जानकार के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था। शिकस्त लिपि जो दाईं ओर से अधिक संक्षिप्त, सघन और कठिन है। तो नस्तलिक और शिकस्त है, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये लेसन 1 खत्म हो गया, लेकिन इसी में हम लोग लेसन 2 भी कर लेंगे क्योंकि लेसन 1 बहुत छोटा है। लेसन 2 है नए राजा और उनके राज्य। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। दक्कन के जो राष्ट्रकूट थे वो चालुक्यों के सामंत थे। क्या कहता है कि दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। तो ध्यान रखना है, दक्कन के जो राष्ट्रकूट थे ये चालुक्यों के सामंत थे। आगे देखते हैं। कहता है कि चोल काल में वेट्टी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो वेट्टी शब्द जो है ये प्रयुक्त होता था जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, टैक्स। क्या कहता है देख लीजिए कि चोल काल में वेट्टी शब्द का प्रयोग जबरन श्रम के रूप में लिए जाने वाले कर के लिए किया जाता था और यह सर्वाधिक उल्लेखित कर है। वेट्टी जबरन जो है श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? आसान सवाल है, राष्ट्रकूट की हम लोग जानते हैं। देखते हैं। कहता है कि एलोरा की गुफाएं मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये गुफाएं अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती है। तो ध्यान रखना है, एलोरा राष्ट्रकूट के काल की। क्या कहता है कि कलहन की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? कलहन की रचना राजतरंगिणी में हमें कश्मीर के इतिहास या कश्मीर के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। आसान क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्या कहता है कि कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी एक बृहत संस्कृत महाकाव्य है जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कलहन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत सभी तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। 12वीं सदी का इतिहास जानने का ये एक अच्छा स्रोत है। सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से 12वीं सदी जानने का इतिहास का अच्छा स्रोत कौन सा है? उसमें आपको कलहन द्वारा राजतरंगिणी और ऐसे ही 3-4 पुस्तक के नाम दे सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। क्या कहता है देखिए कि गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानी जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का क्या कारण था?
तो ऑप्शन बी, कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए ये सभी जो हैं आपस में भिड़ते थे। देखिए क्या कहता है, तीनों राजवंश कन्नौज पर नियंत्रण के लिए सदियों तक संघर्षरत रहे, क्योंकि कन्नौज गंगा के उपजाऊ एवं साधन संपन्न क्षेत्र में अवस्थित था तथा कन्नौज की स्थिति सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थी। इसी वजह से कन्नौज पर नियंत्रण के लिए गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल आपस में लड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था? आसान सवाल है, तो ये आया था अल बरूनी। अल बरूनी की एक महत्वपूर्ण किताब है किताब उल हिंद, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। देखिए क्या कहता है, चोल किसके सामंत थे? चोल। तो ध्यान रखिएगा, चोल जो है ये पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश का राजा राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक अपने साम्राज्य के विस्तार एवं सुरक्षा के लिए एक विशाल सेना का निर्माण किया था तथा बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तो चोल किसके सामंत थे? पल्लवों के। कहता है, तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा कराया गया था? वन लाइनर इसमें मिल रहा है, आसान सवाल है, तो ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र के तंजौर नामक शहर पर बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज ने जो है करवाया था। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला एवं शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। अच्छा सवाल है लेकिन आसान है। कहता है, गंगई कोंड चोलापुरम की स्थापना किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? गंगई कोंड चोलापुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की थी, जो कि चोल वंश का प्रतापी राजा था। उसकी सेना ने कलिंग पार करते हुए दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होते हुए गंगा तक के क्षेत्रों को विजित कर लिया। तब इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगई कोंड की उपाधि धारण की और गंगई कोंड चोलपुरम, गंगा विजयी चोल का नगर की स्थापना की थी। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे, नगरम, तथा ये शहर अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे, शहर के अंदर। फिर कहता है कि चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है उत्तर मेरूर अभिलेख। कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि चोल काल से संबंधित स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें परांतक 1 के उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तर मेरूर अभिलेख से जो है संबंधित कौन है? परांतक 1, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए क्या कहता है, चोलकालीन निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम, और कहता है कि चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिने जाते हैं। कौन सा कथन जो है सत्य है? तो देखिए 1, 2, 3 तीनों ही कथन सत्य है। क्या कहता है कि शिव के तांडव स्वरूप को दर्शाने वाली महान नटराज की मूर्ति चोल काल की कांस्य प्रतिमाओं की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन कि चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत ही समृद्ध हो गई थी। फिर कहता है कि गांवों के समूहों को नाडू कहा जाता था तथा नाडू जो है न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। अब इस तरह क्वेश्चन अगर बीपीएससी में पूछ दे, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े होंगे तो आपको लगेगा कि मंगल ग्रह पर उतर गए हैं। सही जवाब कह रहा है, तो ध्यान रखिए दोनों ही कथन सत्य है।
कहता है कि चोल काल के संबंध में उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गया था, तथा इस काल में गांवों के समूह को नाडु कहते थे। नाडु जो है ये न्याय करने और कर वसूलने जैसा प्रशासकीय काम भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है। विशेषता कहता है कि वेलन वगई, ये पीछे वाले क्लास 6 में भी था। कहता है कि गैर ब्राह्मणों या गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मोदय, ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि, शाला भोग, विद्यालय के देख रखाव के लिए भूमि, पल्ली चंदनम, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, और तिरुनमटुक्कनी, जैन संस्थान को दी गई भूमि। विशेषता और भूमि के प्रकार है, क्या कहता है कि कौन सा जो है सत्य है, देखते हैं। तो ध्यान रखिए, कहता है कि युग्म 4-5 सुमेलित नहीं है, क्योंकि पल्ली चंदनम जैन संस्थानों को दी गई भूमि को कहते थे। ठीक है, वहाँ जो है जैन वाले में दिया हुआ था तिरुनमुटक्कनी। तो ध्यान रखिएगा, जैन संस्थानों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? पल्ली चंदनम। आगे कहता है देवदान या तिरुनमुटक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से किस राजवंश ने धनी भूस्वामियों को मुवेन देवलन और अरइयार जैसी उपाधियां दी थी। क्वेश्चन तो वन लाइनर है लेकिन काफ़ी टफ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए, सवाल हमसे पूछ रहा है कि किस राजवंश ने अपने धनी भूस्वामी को मुवेन देवलन और अरइयार जैसी उपाधियां प्रदान की। तो ध्यान रखिएगा, चोल। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेन देवलन और अरइयार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। तो अपना लेसन 1 लेसन 2 समाप्त हो गया। अगले लेक्चर में दिल्ली के सुल्तान करेंगे। लेक्चर थोड़ा लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि जो वाईफाई का कनेक्शन था वो मौसम के कारण ख़राब हो गया था, जिसको बनाने में 2-3 दिन का समय लग गया। माफ़ी चाहते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।